Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Preeti and today in this video I am going to share with you some informations regarding STM. So दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी ही एक पोस्ट है STM की, जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है STM बनना, क्योंकि ये बहुत ही एक रेपुटेड जॉब है। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि STM होता क्या है। STM की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि उप प्रभागीय न्यायाधीश। हर एक ज़िले में एक ही STM होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना एक STM होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि STM की पोस्ट तक आप किस तरीके से पहुंच सकते हो। जिन भी स्टूडेंट्स का STM बनने का सपना है और उनको अभी तक ये नहीं पता कि मुझे इसको अचीव कैसे करना है, तो आज के इस वीडियो में आपके वो डाउट क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अपने सपने को किस तरीके से अचीव कर सकते हो। कि आप STM बनना चाहते हो तो आपको मेहनत भी उस लेवल की करनी होगी, क्योंकि हर साल लाखों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ परसेंट कैंडिडेट्स ही ऐसे होते हैं जो STM बन पाते हैं। क्योंकि अब हर किसी का सिलेक्शन तो हो नहीं सकता है, लेकिन ये जॉब मिलती किसको है? जो इसके लायक होता है, जो उस लेवल की इसके लिए प्रिपरेशन करता है। लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक STM से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और अनदर वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी STM से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम आज के इस वीडियो में किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। STM क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए कितने % मार्क्स होने चाहिए, एग्ज़ाम कितनी स्टेज पर होता है, इसका सिलेबस क्या है, STM की प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में, साथ ही इसका फॉर्म कब अप्लाई होगा एंड लास्ट की इसकी सैलरी क्या होने वाली है। इन टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि STM क्या होता है। STM होता क्या है? सबसे पहले बात आती है कि STM की फुल फॉर्म क्या है। तो STM की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट STM की फुल फॉर्म होती है। हिंदी में उप प्रभागीय न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार लोग IAS बनते हैं उसी प्रकार STM भी बनते हैं, लेकिन IAS का एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराती है और STM का जो एग्ज़ाम है वो आपका PCS कंडक्ट कराती है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। जो आपके स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम कराती है PCS, वो ही आपका STM का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। PCS से ही आप STM की तरफ जाते हो। इस तरीके से UPSC ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, तो STM बनने के लिए आपका जो एग्ज़ाम होता है, आपका हर स्टेट का एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पर आप STM बनते हैं। जैसे कि BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC है ऑल इंडिया की, BPSC है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ ही JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरीके से आपके हर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, अपने अपने स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन इसके लिए यदि आप अनदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अनदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर मैं STM के कार्य की बात करूँ तो STM का कार्य क्या होता है? मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना, जितनी भी उसके अंडर भूमि आती है उसका लेखा जोखा रखना, और ऑल टाइप के जो लाइसेंस होते हैं उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा STM के द्वारा किया जाता है। सेकंड पे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि इसके लिए आपको क्वालिफाई कितना होना चाहिए,
कि आपने कितनी स्टडी कर रखी हो, आप इस फॉर्म को देने के लिए एलिजिबल रहो। तो जिस तरीके से आप यूपीएससी के लिए ग्रेजुएट होते हो कि आपका ग्रेजुएशन मस्ट भी होता है, उसी तरीके से यदि आपको एसटीएम बनना है तो भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन आपने कोई भी फील्ड से कर रखी हो, बीए हो गई, बीसीए हो गई, बीबीए हो गई, बीएससी, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, इंजीनियरिंग, लेकिन कोई डिप्लोमा नहीं चलेगा। आपकी ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए 3 साल की या 4 साल की, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। यूनिवर्सिटी कोई भी हो या कितने भी मार्क्स हो, डजेंट मैटर, लेकिन बस आपका पास आउट होना ज़रूरी है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ एक बात और क्लियर कर दूं कि यदि आप बीपीएससी का फॉर्म फिल करने जा रहे हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको फॉर्म फिल करना है, और आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हो, आप अनदर स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, आप फॉर्म फिल इसका कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई हो जाती है कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर बस काउंट हो जाते हो। जो भी अनदर स्टेट के कैंडिडेट्स होते हैं और वो दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। लेकिन हम फॉर्म फिल इसका कर सकते हैं यदि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सको। देखो, हर स्टेट की अपनी अपनी एज लिमिट है। यदि मैं बात करूं कि यूपीपीएससी की, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल होनी ही चाहिए। 21 साल से कम, मिनिमम एज आपकी 21 है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, लेकिन 21 साल से कम किसी की भी एज नहीं होनी चाहिए। यदि आप 21 से कम हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसी के साथ 40 साल यहाँ पर रखी गई है, और कैटेगरी वाइज जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो रहेगा ही यहाँ पर, जो भी आपको छूट दी जाती है। ओबीसी के लिए यदि हम एज की, जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो आपकी 21 से 40 है। ओबीसी कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो आपकी 21 से 43, 3 साल को जो आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। SC ST की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 21 से 45, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हो PWD की यदि हम बात करें तो आपको 21 से 55 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। यदि आप इस एज के अंडर आते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। इसके साथ आपको बता दूँ कि कितनी परसेंटेज चाहिए होती है अप्लाई करने के लिए। तो परसेंटेज मैटर नहीं करती, ये बात मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि आपकी कितनी भी परसेंटेज हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी कितनी परसेंटेज है, बस जस्ट पास आउट अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी एग्ज़ाम स्टेजेस के बारे में। एग्ज़ाम कितनी स्टेज में होता है। तो एग्ज़ाम स्टेज की यदि हम बात करें तो आपका सेम 3 स्टेज में ये एग्ज़ाम कराया जाता है। जिस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है 3 स्टेज में, सेम ये भी 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स होगा, सेकंड में आपका मेंस होगा, एंड देन आप इंटरव्यू पर जाते हो। ये 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है। जब आप प्री क्लियर कर लेते हो तो आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो, और यदि मेंस क्लियर कर लेते हो तो इंटरव्यू दे सकते हो। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपका तीनों ही एग्ज़ाम क्लियर करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि कोई एक एग्ज़ाम में भी आप रह जाते हो देन आपको अगेन इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिए, लेकिन आप इंटरव्यू में रह गए तो आपको फिर से प्रीलिम्स ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंटरव्यू हो। तो आपको तीनों स्टेजेस क्वालिफाई करनी पड़ती है, तभी आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे। आपको तीनों एग्ज़ाम के लिए ही उस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी कि आप अपने तीनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। मैं आपको बता देती हूँ इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस जानना। आपको कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि यदि सिलेबस की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप प्रिपरेशन किस तरीके से करोगे, है ना। तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जिस भी फील्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है, ताकि आप प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग कर सको। तो हम बात करने वाले हैं एसटीएम का सिलेबस क्या होता है आपका। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होगा, तो तीनों स्टेज का आपका अलग अलग सिलेबस रहता है। फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स का आपका पहले तो पैटर्न क्या रहने वाला है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका GS1, सेकेंड होता है आपका GS2।
दोनों ही पेपर आपके 200 मार्क्स के होते हैं। 200 का GS1 होगा, 200 का ही आपका GS2 होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको 2-2 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाता है। GS1 के अंदर आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इन सब से रिलेटेड आपसे GS1 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन जो GS2 होता है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको इसको क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स कहीं पर भी मेरिट में काउंट नहीं किए जाते। आपको इसके अंदर 33% मार्क्स लाने होते हैं, को इसको बस क्वालिफाई करना है। लेकिन GS1 का जो पेपर है उसके मार्क्स आपके आगे काउंट किए जाते हैं। उसी के साथ आपको बता दूं इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स आपका यहाँ पर कट जाता है, ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस GS1 GS2 दोनों के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस लेवल तक आते हैं, वो आपके सिर्फ 10th लेवल तक आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता, क्योंकि जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस दे पाते हो। तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 10th बेसिस पर आते हैं कि आपको जनरल जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, आप जो है मेंस देने के लिए रेडी हो या नहीं हो, आपको बेसिक चीज़ें पता है या नहीं है, ठीक है। ये तो था आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कि आप जब प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लोगे देन आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं अपने मेंस के सिलेबस की। मेंस के सिलेबस की हम बात करें तो मेंस का जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनती है, इसी के बेस पे आपको पोस्ट दी जाती है। जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तीनों स्टेजेस में से। मेंस यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो तो बहुत बड़ी स्टेज आपने इसकी पार कर ली। तो मेंस के अंदर जो है आपके 8 पेपर इसमें रहने वाले हैं। 8 पेपर आपके होते हैं। फर्स्ट रहता है आपका जनरल हिंदी का, सेकंड आपका ऐसे रहने वाला है, थर्ड आपका GS1 2 3 4 6 पेपर तक आपके GS1 2 3 4 तक हो जाते हैं। और 7 8 जो है वो आपका ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल 1 हो गया और एक ऑप्शनल 2 हो गया। जनरल हिंदी के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं। ऐसे की बात करें तो ऐसे के अंदर आपको 3 सेक्शन दिए जाते हैं, 3 सेक्शन आपको मिलेंगे जिसके अंदर आपके 3 टॉपिक्स मिलेंगे। उन 3 टॉपिक्स में से आपको कोई भी एक टॉपिक उठाना है, तीनों सेक्शन से, मतलब पर सेक्शन से एक टॉपिक कंपलसरी है और उसमें आपको 700 वर्ड्स लिखने हैं, तो वो आपका ऐसे के अंदर आता है। GS1 से लेके GS3 तक आपकी ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशल डेवलपमेंट, जितनी भी आपकी जनरल बुक्स है जनरल नॉलेज की, वो सब आपकी GS3 तक आप इसमें पूछे जाने वाले हैं। लेकिन जो GS4 है उसमें आपके एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एथिक्स मतलब आचार विचार, कि आपके विचार की कोई भी आपको क्वेश्चंस देंगे उसमें आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो थॉट्स है वो आपको लिखने होते हैं कि वो किस तरीके के हैं। चारों जो पेपर है, हर एक पेपर आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। 2-2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है। उसके बाद आपके रहने वाले हैं ऑप्शनल। 2 पेपर आपके ऑप्शनल रहने वाले हैं। ऑप्शनल आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ करा है। ये मैं UPSC की वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको किस तरीके से ऑप्शनल चूज़ करना है। जिस भी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, विदाउट बोर हुए कभी भी पढ़ सकते हो, वही ऑप्शनल अपना चूज़ करना। 2 पेपर आपके जो है यहाँ पर ऑप्शनल के रहने वाले हैं। ये जो 8 पेपर आपके होने वाले हैं, इन 8 पेपर के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। आपकी जो मेरिट में मार्क्स काउंट होते हैं वो ये 8 पेपर डिसाइड करते हैं। उससे पहले ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो ऑप्शनल है, सबसे पहले आपके ऑप्शनल के पेपर चेक होते हैं। जब आप ऑप्शनल को क्वालिफाई कर लेते हो देन ही आपके बाकी के पेपर्स चेक होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप क्लियर रखना, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होनी चाहिए। पहले आपके ऑप्शनल पेपर चेक होते हैं, देन आपके बाकी के पेपर चेक होते हैं, और इनको टोटल मिलाकर जो आपकी मेरिट बनती है उसके बेसिस पर आपकी मेंस की मेरिट लिस्ट लगती है, आपका मेंस क्वालिफाई होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो देन आप पहुंच जाते हो अपने इंटरव्यू पर। इंटरव्यू के अंदर आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपके थॉट्स देखे जाते हैं कि आप किस तरीके की थिंकिंग रखते हो, साथ ही आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। कुछ जनरल नॉलेज होती है, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो पता होने चाहिए यदि आप इस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो वहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, क्या हिस्ट्री रही है वहाँ की, तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। क्लियर है?
उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है इंटरव्यू के बाद, देन आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट दी जाती है। आई होप आपको तीनों स्टेजेस क्लियर हो गई हो। बात करते हैं कि इसमें आपकी फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, कब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो हर स्टेट की अपनी अपनी डेट होती है, हर स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कब एग्ज़ाम करा रही है। यदि आपको अपने स्टेट की या कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी फॉर्म डेट पता करनी है, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है वहाँ पर दिख जाती है। लेकिन यदि मैं बात करूँ कि जैसे UPPSC है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी जो अभी फॉर्म निकले थे वो अप्रैल में आपके निकले थे। इसके फॉर्म अप्रैल में निकले, 1-2 महीने में आपका प्रीलिम्स होता है, देन उसका रिजल्ट आउट होता है, 1-2 महीने के अंदर आपका मेंस होता है। पूरे 1 साल तक का ये प्रोसेस रहता है, 1 साल तक आपका ये एग्ज़ाम चलता है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आ रखे उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। दैन अपना बेसिक से शुरू करो, NCERT से शुरू करो। इसमें आपका बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इसके अंदर नॉलेज ही देखी जाती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज आपको है या नहीं है। तो अपना बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस बुक पर जाइएगा, ठीक है। इसी के साथ अपने मॉक टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, वो आप लगा सकते हो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। अब इतना कुछ बता दिया, तो इसमें सैलरी क्या मिलने वाली है जब हमको ये पोस्ट मिल जाएगी। जब आपको ये पोस्ट आप ज्वाइन कर लोगे, देन जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है वो आपकी 56,100 से शुरू होकर 1,32,000 रहने वाली है। 1,32,000 तक आपकी इसमें सैलरी रहती है। तो ये आपकी सैलरी है, बहुत ही रेपुटेड जॉब रहने वाली है। आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए हो। ये आपके जितने भी क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग थे, फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया हो या आपके अकॉर्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।